कि वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्य वासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवभूमि का दंगल में। और देवभूमि का दंगल हम इसलिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं क्योंकि यहाँ पर हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो देवभूमि उत्तराखंड में ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन पर बातचीत नहीं की जाती, और हम इस दंगल के जरिए आप तक वो बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो मुद्दे काफी अहम हैं, जिन पर बात करनी चाहिए। और आज हम ऐसे ही मुद्दे पर बात करने वाले हैं, देवस्थानम महापंचायत। उत्तराखंड की धामी सरकार की टेंशन चुनावी साल में भी कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल देवस्थानम बोर्ड खत्म करने की मांग को लेकर 4 धाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकदारी महापंचायत समिति ने सरकार से प्रदेश भर से 2-2 हाथ का ऐलान कर दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। राजनाथ और अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। राज्य के विकास के लिए करेंगे मंत्रियों से चर्चा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सदन पहुंचे। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। राज्य के विकास के लिए करेंगे मंत्रियों से चर्चा, और उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है उत्तराखंड के विकास के मद्देनजर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड सदन पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी, और आपको बता दें कि कई मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी है। काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है उत्तराखंड के विकास के नजरिए से। राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्य के विकास के लिए करेंगे मंत्रियों से चर्चा। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सदन पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और काफी अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है।
आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनका ये दौरा उत्तराखंड के विकास के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। बात कर रहे थे हम देवस्थानम महापंचायत की। अगस्त के बाद आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में धामी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने जा रही है तीर्थ पुरोहित समिति के अध्यक्ष श्रीकांत कोटियाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बोर्ड को निरस्त करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी बनाकर इसके समाधान करने की बात कही है, जो कि पंडा पुरोहितों को मंजूर नहीं है। वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष की ओर से पंडा पुरोहितों को षड्यंत्र के तहत गुमराह किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस ने आरोपों का खंडन करते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं और हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। वापस लो, वापस लो, वापस लो। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि अब पंडा पुरोहितों ने सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड खत्म करने की मांग को लेकर 4 धाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकदारी महापंचायत समिति ने 17 अगस्त के बाद पूरे प्रदेश में धामी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने जा रही है। समिति के अध्यक्ष श्रीकांत कोटियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बोर्ड को निरस्त करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी बनाकर इसके समाधान करने की बात कही है। सर से ऊपर पानी बह रहा। सरकार ने हमसे कहा कि बिल्कुल हम पुरोहितों के साथ में हैं, हम पुरोहितों की सुनवाई कर रहे हैं, हम इस देवस्थानम पे पुनर्विचार कर रहे हैं, लेकिन वो पुनर्विचार का समय उनका आ नहीं रहा है। सुगुफा दे रहे हैं, मतलब गोलगप्पे वाला हिसाब हो गया कि हाँ मतलब इनको शांत रखो, लेकिन वो अब ज़्यादा दिनों तक हम उनके बहकाव में आने वाले नहीं हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि मानिए अगर मोदी जी हमारी बात सुन रहे हों आप लोगों के माध्यम से, तो मोदी जी को समझना चाहिए कि इसमें मतलब अगर इस तरह से अतिक्रमण आप कर रहे हैं तो मस्जिदों का भी और तमाम चर्चों का भी कीजिए ना आप। क्यों मोदी जी क्यों डरते हैं आप? तो मतलब इस तरह से अगर शेर हैं आप और आप हिंदुओं के मतलब हिमायती बनते हैं तो कीजिए ना, उनको भी कब्जा कीजिए मस्जिदों को। तो आंदोलन तो भयंकर होगा। ये सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ का आंदोलन नहीं रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं कि इसमें विचार करूंगा, वर्तमान मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं विचार करूंगा। तो अब उनके पास बहुत कम समय है, 4-5 महीने बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है, तब संभवतः न कर पाए और ये बहुत सही समय है। और मुझे उम्मीद है अपने नौजवान मुख्यमंत्री से बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो निश्चित तौर पर 4 धाम देवस्थानम बोर्ड जो बना इसको भंग करेंगे और जो जनवादी जनता की डिमांड है, आम लोगों की जो इच्छा है उसको पूरी करेंगे। क्योंकि देवस्थानम बोर्ड से हमारा पूरा पंडा समाज और 4 धाम का पंडा समाज और उसके साथ जो जुड़े हुए व्यवसायी हैं, वो चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे गाड़ी वाला हो, चाहे वो होटल व्यवसायी हो, जितने लोग जुड़े हुए हैं इस व्यवसाय से और जो इससे धार्मिकता से सबको बहुत आहत हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित तौर पे 4 धाम जो देवस्थानम बोर्ड है इसको भंग करेंगे। इतना ही नहीं, देवस्थानम बोर्ड के विरोध में कई तीर्थ पुरोहितों ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया है। रुद्रप्रयाग में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर भाजपा से जुड़े तीर्थ पुरोहितों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देना शुरू कर दिया है। वहीं देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना 59 दिन, जबकि क्रमिक अनशन पिछले 39 दिनों से लगातार जारी है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार सभी की बातों को सुनेगी। हमारा बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है। हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हक हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो 4 धाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सबकी बात सुनने के बाद जिनके जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको जो परेशानियां हम अपनी बताएंगे, उसका हम हल करेंगे। तब तक जो है बोर्ड का काम जो है हम यथावत रख रहे हैं, रोक रहे हैं। वहीं इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने विपक्ष पर तीर्थ पुरोहितों को भड़काने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ओर से षड्यंत्र के तहत तीर्थ पुरोहितों को आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है।
वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार असमंजस में है और बीजेपी की नीयत सही नहीं है और यही वजह है कि सरकार अब तक देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर पाई है। इन्हें समझ नहीं आ रहा, ये असमंजस में है कि हमें करना क्या है, क्योंकि आप समझिए ये वो लोग हैं जो हिंदुत्व का नाम लेकर के, जो कहते हैं पंडितों का नाम लेकर के और जो है इस तरीके के पांडा पुरोहितों का नाम लेके ये सत्ता पे बैठना तो जानते हैं, लेकिन उनके सम्मान की रक्षा करना नहीं जानते। कुंभ मेले में आपने देखा साधु संतों की जिस तरीके से मृत्यु हुई और उसके बाद आप कहते हैं कि कुंभ मेले में किसी भी तरीके की मृत्यु नहीं हुई, कोरोना से ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो ये देखिए ये नीयत गंदी है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत स्पष्ट नहीं है और जनता अब सब समझ रही है। पांडा पुरोहित जिस तरीके से आप समझिए भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, ये एक कहते हैं ना कि स्टार्टिंग पॉइंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अब आप 2022 में आपकी जो कब्र है वो खुदने वाली है। प्रोपेगेटेड है और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कह चुके हैं कि हमने एक कमेटी बनाई है, जो लोग उसमें वार्ता करना चाहेंगे उनके साथ बैठ के उसमें क्या क्या सोल्यूशन किए जा सकेंगे उन लोगों के साथ वार्ता की जाएगी और जो केवल और केवल विरोध की और प्रोपेगेंडा की राजनीति करेंगे उनके साथ हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हमें उन सब लोगों से निपटना आता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि इन षड्यंत्रों के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तैयार बैठी है और जब तक बात सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी हकूकधारी, किसी भी व्यक्ति विशेष को नुकसान न पहुंचे और प्रदेश हित में जो मजबूत निर्णय हो उन्हें लिया जा सके। जहां जहां इन निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी वहां वहां हमारी सरकार ने लिए हैं और आगे भी लेती रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे इन चीजों से किसी के विरोधों की धमकियों से हमें कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारे लोग हैं, उनकी चिंता हमें है और उनकी चिंता में जो बेहतर किया जा सकेगा वो मेरी सरकार करेगी। कुल मिलाकर देवस्थानम बोर्ड ने सरकार की टेंशन को बढ़ा रखा है और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी को आश्वासन तो दिया है कि सरकार सबकी बातों को सुनेगी, लेकिन बोर्ड को भंग किया जाएगा इस पर कुछ नहीं कहा। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन की चेतावनी से बीजेपी कहीं न कहीं बैकफुट पर तो जरूर आ गई है, लेकिन देखना होगा कि सरकार इस बोर्ड को भंग करती है या नहीं। क्या हाई पावर कमेटी इस मामले को सुलझा पाएगी? क्या सरकार कोई बीच का रास्ता निकालेगी या नहीं? ऐसी अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से अंकित काला की रिपोर्ट। देवस्थानम महापंचायत, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। चल हाजिर होता है। वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और उनकी नवजात बालिका शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद लाभकारी है। माँ और नवजात बालिका शिशु की अतिरिक्त देखभाल, पोषक आहार, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे हों। देश के अंदर पायलट से लेकर इंजीनियर से लेकर डॉक्टर से लेकर चाहे सरकारी चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हों। महालक्ष्मी किट में राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए सूखे मेवे, गर्म कपड़े, सैनिटरी नैपकिन, कंबल शॉल, साबुन और सरसों का तेल दे रही है। वहीं कन्या शिशु को गर्म कपड़े, टॉवल, टीकाकरण कार्ड और बेबी साबुन, बेबी ऑयल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य में लैंगिक असमानता को खत्म करते हुए बेटियों के लालन पालन को प्रोत्साहित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी किट पाकर आज महिलाएं भी बेहद खुश और संतुष्ट हैं। बहुत फायदेमंद है और किट में इसमें बच्चे का सामान भी है और हमारे लिए भी
बहुत सारे सामान है जो कि हमें डेली यूज़ में यूज़ करना ही होता है बच्चे के लिए, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है। बेटियों के लिए बहुत फ़ायदा है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है माताओं को और बच्चे के लिए। इसमें नैपकिन वगैरह और फ्रूट वगैरह जैसे होता है वो सब दिए गए हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत पहली 2 बालिकाओं या जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में आज ही पंजीकरण कराएं और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटियों का सुरक्षित और सुनहरा भविष्य संवारें। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हमारी बेटियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास है। बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं। बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाकर ही हम अपने समाज को और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। स्वस्थ हो मातृत्व, सुरक्षित हो बचपन, कुल ज्योति कन्या से रोशन हो जीवन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं हम देवस्थानम पर महापंचायत की। 2019 में देवस्थानम बोर्ड को बनाने का निर्णय लिया गया था। 2020 में देवस्थानम बोर्ड को बना दिया गया। 2019 से लेकर अब तक जो चारधाम तीर्थ पुरोहित थे वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। तब से लेकर अब तक 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकला है। 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने, ऐसे में सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और तीर्थ पुरोहित भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ आर पार की लड़ाई में है। चर्चा इसी पर हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़े हुए हैं, आपसे उनका तारुफ करा देते हैं। विनय गोयल जी हैं बीजेपी से हमारे साथ, सुजाता पॉल जी हैं कांग्रेस से, हमारे साथ कृष्णकांत कोटियाल जुड़े हुए जो कि अध्यक्ष चारधाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकदारी महापंचायत से हैं, और संजय भट्ट हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और विनोद शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि तीर्थ पुरोहित हैं। सबसे पहले कृष्णकांत जी मैं आपके पास आऊंगी। लगातार इस समस्या को लेकर आप समाधान मांग रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्या कहना है आपको और क्या मांगे हैं? सबसे पहले तो अब 3 के बजाय 4 भी हो सकते हैं। अभी तो 3 ही तीसरा नंबर है मुख्यमंत्री बदलने का। मुझे तो अब ये भी लग रहा है कि चौथा मुख्यमंत्री भी आ सकता है। पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम तीर्थ पुरोहितों से बात करेंगे। दूसरे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पुनर्विचार करेंगे, और तीसरे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल हम इसमें सुनवाई करेंगे। अब तीनों की बातें अलग अलग हैं, लेकिन अभी तक एक भी बात नहीं हो पाई। जी पहले वाले मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा वो डार्क में रखा कि मतलब उन्होंने कुछ भी तीर्थ पुरोहितों के सुनने की चेष्टा ही नहीं की। और जिस तरह से तानाशाही रवैया होता है, तानाशाही रवैये की तरह उन्होंने पुरोहितों को एकदम दरकिनार किया। तमाम हकूकधारी पुरोहित कोई भी अपनी बात उनसे नहीं रख पाया, और वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं थी। 2-3 बार उन्होंने हमको अपने मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया। उन्होंने कहा मैं बात नहीं करूंगा, आप ये उनियाल जी से बात कर लो। अरे हमने कहा भैया हमको इतनी दूर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से आपने बुलाया है और आप कह रहे हैं उनियाल जी से बात कर लो, तो ये कोई बात है क्या? और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक टाल बराई है। सरकार ये देवस्थानम बोर्ड वापस लेने का मन नहीं है, और न ये इसको वापस लेंगे। सिर्फ हम लोगों को एक तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जनता को बेवकूफ बनाओ और राज करो, जनता को बेवकूफ बनाओ और राज करो। प्रबल बहुमत है, कुछ भी हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। हमारा क्या होना है? कुछ भी नहीं। जो कुछ करना है कर लें, सड़क पे आंदोलन करें, नारेबाजी करें, कुछ करें, करते रहें। हमें क्या, हमें तो अपना राज चलाना है। मैं तो अभी आप जब इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे जी, मैं पैनल में जितने लोग हैं सबका धन्यवाद और नमस्कार करता हूं कि न्यूज चैनल वाले कम से कम हमारी बात को सुन रहे हैं
और उसको दिखा भी रहे हैं। सरकार के पास में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी बात को सुनने को हमको बुलाएं कि हाँ भाई आइए कोटियाल जी अपनी बात रखिए, आओ भाई तीर्थ पुरोहितों हकूकधारियों अपनी बात रखो जी। क्या मतलब 5 साल का कार्यकाल पूरा होने का है, अभी तक एक बार भी तीर्थ पुरोहितों से वार्ता नहीं की गई। और अगर कुछ जो क्षणिक ऐसे होंगे, चोर दरवाजे से जो बात करना चाह रहे होंगे इनसे, जैसे इन्होंने अपने मेंबर बना लिए चोर दरवाजे से, अब उन लोगों का क्या हर्ष हो रहा है, कहीं उन पे गाली गलौज, वहां घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया उन लोगों का। तो हमने मतलब जो सबके आदरणीय थे, सबके माननीय थे, ऐसे लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे मतलब इन्होंने वो चोर दरवाजे से उनको बना दिया। और वही कहते हैं कि हमने तो पुरोहितों से वार्ता कर रहे हैं क्या, और करी भी है जी। कोई वार्ता नहीं हुई अभी तक हमसे। जी कृष्णकांत जी, आपसे और भी जानकारी मैं लूंगी, इसका जवाब मैं विनय जी से लूंगी। विनय जी, आप बताइए क्यों नहीं सुनी जा रही तीर्थ पुरोहितों की बात? लगातार वो मांग कर रहे हैं, लगातार वो सरकार से कह रहे हैं कि हमारी बात सुन लो। देवस्थानम बोर्ड, उनकी एक ये भी समस्या है कि देवस्थानम बोर्ड जब बनाया गया उस समय भी उन लोगों से एक बार डिस्कस तक करना जरूरी नहीं समझा। क्यों नहीं बातचीत हो रही है? जब हम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, बात नहीं हुई। उसके बाद तीरथ सिंह रावत आए, उन्होंने कहा कि हम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की कोशिश करेंगे या फिर देखेंगे आगे क्या करना है। उन्होंने भी बातचीत नहीं की, इससे पहले कि वो फैसला ले पाते, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। उसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी भी कह रहे हैं बात करेंगे। कब करेंगे बात, कब होगी बात? देखिए, बहुत ही ये संवेदनशील और लोगों के दिलों और भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उसको उतनी ही गंभीरता से हमारी सरकार ले रही है। इसीलिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हाई पावर कमेटी बनाई है, जो कि सभी स्टेक होल्डर्स की, सभी तीर्थ पुरोहितों की, हक हकूकदारियों की, सबकी बातें सुनकर और जो प्रदेश के हित में, जो हमारे तीर्थ पुरोहितों के हित में, जो हमारे पंडा समाज के हित में और जो आम जनता के हित में, तीर्थ यात्रियों के हित में, जो तीर्थ पर्यटक हैं हमारे, उनके हित में जो नीति बनेगी, जो निर्णय होगा, वो निर्णय करने का काम करेंगी। और ये चूंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है और जब सब लोग आपस में इसमें बैठने वाले हैं तो निश्चित रूप से इसका कोई उचित समाधान निकलेगा और उसकी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। विनय जी, कोई तारीख निश्चित की है क्या आपने? क्या आपकी सरकार ने कोई तारीख निश्चित की है कब बात होगी? क्योंकि कृष्णकांत कोटियाल जी का तो साफ कहना है कि अभी तक बातचीत के लिए कोशिश तक नहीं की गई है। सिर्फ कहा जा रहा है कि हम बातचीत करेंगे। कब करेंगे बातचीत? 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। के पास या अन्य हमारे तीर्थ पुरोहित भाइयों के पास जब तक सूचना नहीं आएगी बैठक की, तब तक तो नहीं लगेगा कि कोई बातचीत नहीं कर रहे, कोई प्रयास नहीं कर रहा। जिस दिन इनके पास समाचार पहुंच जाएगा तो उस दिन ये खुशी से आएंगे, बातचीत करेंगे और समाधान निकालेंगे। जी, सुजाता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है कांग्रेस से। सुजाता जी, आप पर भी आरोप है कि आप लगातार तीर्थ पुरोहितों को आपकी कांग्रेस के द्वारा लगातार भड़काया जा रहा है। ये कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि इनके पास कहने को कुछ होता नहीं, जिम्मेदारी ये ले नहीं सकते हैं, तो इस तरह की बातें तो ये निश्चित तौर पे करेंगे। आप मुझे बताइए कि केदारनाथ धाम से जो लोग इस्तीफे दे रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से, वो कौन है? और कृष्णकांत कोटियाल जी बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध कभी रहा है या नहीं, ये बता दे विनय गोयल जी। इनको तो यही नहीं पता कि इनकी पार्टी में कौन रहा, इनकी प्रदेश कार्यकारिणी में कौन कौन रहे। तो इस तरह की बातें जो है वो केवल इसलिए करी जाती हैं क्योंकि आप जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते। आप समाधान क्या देंगे? जब कोई समस्या है तो उसको देखेंगे, तभी तो आप उसका समाधान करेंगे। जहां तक हमारे तीर्थ पुरोहितों की बात है, वे सम्माननीय है, वे आदरणीय है, ये देवभूमि है और देवभूमि की भावनाओं की बात अभी विनय गोयल जी अवश्य कर रहे थे। मगर ये इनकी भावनाएं तब कहां थी जब ये आंदोलनरत हमारे तीर्थ पुरोहित इनसे बात कर रहे थे। 3-3 मुख्यमंत्री दे देते हैं, 7 मुख्यमंत्री अभी देने बाकी है। तो ये मुझे ये बता दे कि इन्होंने कब सुनी? क्या सरकार में जब आप आते हैं तो उस समय आप जाते नहीं जन जन के पास, आप जाते नहीं घर घर वोट मांगने? तो जब आप वोट मांगने के लिए जा सकते हैं तो आज आप क्यों नहीं जा सकते तीर्थ पुरोहितों के पास? आप उनसे वार्ता क्यों नहीं स्थापित कर रहे? लेकिन हाई पावर कमेटी, कौन सी हाई पावर कमेटी, कहां है हाई पावर कमेटी, उसमें मेंबर कौन है, ये तो बता दीजिए।
क्या हमारे तीर्थ पुरोहितों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनमें से किसी को लिया आपने? आप अपने ही लोगों को उसमें डाल लेंगे, आप अपनी ही बातों को उन्हें बता देंगे और कहेंगे जी हमने तो फैसला कर लिया। ऐसे नहीं चलती, ऐसे कोई लोकतंत्र नहीं चलता। इसलिए विनय गोयल जी से मैं बड़ी विनम्र निवेदन भी कर रही हूं और पुरजोर मांग करती हूं कि देवस्थानम बोर्ड को जल्द से जल्द भंग करा जाए। आपको पता भी है कि पिछले पूरे कोरोना काल में किस प्रकार से हमारे तीर्थ पुरोहित आंदोलनरत रहे। क्या आपको पता भी है कि ठंड में, बरसात में, गर्मी में, हर मौसम में वे आंदोलन करते रहे? क्या आपको पता है कि आचार्य संतोष त्रिवेदी अर्धनग्न अवस्था में केदारनाथ धाम में आंदोलनरत रहे? क्या आपको याद है कि आपकी सरकार का पिंडदान किया? क्या आपको याद है कि किस प्रकार से पिंडदान आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का इन्होंने कर दिया? तो आप जो बात आज कर रहे हैं उसको हमें समझाने की कोशिश करने के बजाय आप समाधान ढूंढिए। अगर सचमुच में आप इस बात को समझते हैं कि ये देवभूमि की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, तो आप कठपुतली सरकार बनना बंद करें और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए देवस्थानम बोर्ड भंगो भंगो भंगो। जी विनय जी, आपसे जवाब चाहूंगी मैं इसका कि ये जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है ये किस तरीके से काम कर रही है? आरोप तो लग रहे हैं कि इस कमेटी में आपके ही लोग होंगे, समाधान कैसे निकलेगा फिर? लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर उत्तराखंड में सरकार है, बनी कहाँ है? देखिए बीच में सुजाता जी ये गलत बात है। नहीं, सॉरी, सुनिए, बिल्कुल गोयल जी, मैं सिर्फ एक सवाल कर रही हूँ कि हाई पावर्ड कमेटी क्या बन गई है? मैं माफी चाहती हूँ, मैं बड़े विनम्रता से ये जानना चाहती हूँ। विनय जी जवाब दीजिए। देखिए मेरा कहना ये है कि अगर उत्तराखंड में 70 में से 57 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, अगर हमें लोकसभा के चुनाव में 50% से अधिक वोट यहाँ मिलते हैं, पिछली अभी जो लगातार जो हमने 5 सीटें दोबारा जीतकर हमने जो रिकॉर्ड बनाया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का व्यापक जन समर्थन है उत्तराखंड में। और जो हमारे लोग हैं, हर क्षेत्र में हमारे लोग हैं, तो अधिकांश लोग हमारे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के व्यापक जन समर्थन है, इसीलिए तो अधिक संख्या में हमारे लोग हैं। तो ये कहना कि अगर कोई पंडा पुरोहित अगर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है, या आज ये देखकर तो आप बहुत खुश हो रहे हैं कि अगर हमारे पंडा पुरोहित भाई जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, अगर किसी ने निर्णय ना होने के कारण से अगर कहीं त्याग पत्र दिया है, तो उसे तो आप बहुत खुशी प्रचारित करते हैं। लेकिन जब हम समस्या के समाधान के लिए कार्रवाई करने का काम करते हैं, सारे स्टेक होल्डर को बुलाने के लिए योजना बना रहे हैं, उसके लिए आप प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। और उसको आपका इंटरेस्ट, चाहे हमारी जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनका इंटरेस्ट एक विपक्षी दल होने के नाते किसी भी प्रकार से समस्या के समाधान में नहीं है। उनको केवल समस्या में और अधिक जो आग को भड़काने का काम उनका है। वो चाहते हैं कि आग और भड़के, तरह तरह के नाम लेकर, जैसे इन्होंने कितने लोगों के पिंडदान गिना दिए और कितने लोगों की जो क्रियाएं हुई वो गिना दी। तो इनका तो पूरा प्रयास ये है कि किस तरह से ये आग और भड़के। और मुझे लगता है कि ये कुछ भी कर ले, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो निश्चित रूप से अपने हक हकूकधारियों के हितों के प्रति चिंतित है, उनके लिए व्यवहार कर रही है, उनके लिए काम कर रही है। हम कोई चुनाव के दिनों में नकली जनेऊधारी ब्राह्मण बनने वाले लोग नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग। नकली जनेऊधारी कौन है ये भी बता दीजिए। देखिए नहीं, जब बोलेंगे तो जवाब देनी पड़ेगी। मुद्दे पे रहिए, बड़ी चिंता हो रही है। सुजाता जी मैं आपसे इसका जवाब लूंगी, लेकिन विनय जी को अपनी बात पूरी कर लीजिए। विनय जी अपनी बात पूरी करिए। सुजाता जी आपके साथ समस्या ये है, आप भाषण की प्रैक्टिस करने। सुजाता जी एक बार सुन लीजिए विनय जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। विनय जी पूरी करिए अपनी बात। बाद में भी बोलना और डिस्टर्ब भी करना। और मैं जानता हूं कि जब आप आएंगे तो चैनल की डिबेट का स्तर क्या होगा। विषय में आइए। विनय जी ये कोई टॉपिक नहीं हुआ। हम यहाँ पर बात करें देवस्थानम बोर्ड की, देवस्थानम पर महापंचायत की, आप उस पर बात करिए। और पिंडदान हुआ, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी अंडे, काले झंडे और टमाटर ये भी बरसाए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है लगातार तीर्थ पुरोहित द्वारा। अरे आप अपने बारे में चिंता कीजिए, आप क्या है। सुजाता जी आपके पास आऊंगी मैं। विनय जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। विनय जी अपनी बात पूरी करिए आप। सुजाता जी आपके पास आऊंगी मैं, आपसे भी जवाब लूंगी।
में बोल दो तो उसमें परेशानी हो जाती है। विनय जी मुद्दे पर बात करते हैं। देव स्थानम पर महापंचायत चल रही है, ये तारीख कब आएगी, कब डिसाइड होगा, कब बातचीत होगी तीर्थ पुरोहितों से, आप बस इतना बता दीजिए। नहीं, आपने डिबेट ऐसे ही करनी होती है, चीख चिल्लाहट वाली डिबेट आप चाहती हैं। मुझे चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज बुलंद है। हाँ बिल्कुल। आप सभी को यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। नवनीत सहगल जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता दें कि रोजाना होती है और जिस तरीके से कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं इन पर चर्चा की जाती है, इन पर बातचीत होती है, कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी जाती है। और यहां पर हम लगातार आज देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं देव स्थानम पर महापंचायत की। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर क्यों नहीं बातचीत की जा रही है तीर्थ पुरोहितों से। हमारे साथ विनय गोयल जी लगातार जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी से आते हैं, सुजाता जी जुड़ी हुई हैं, कृष्णकांत कोटियाल जी जुड़े हुए हैं और संजय भट्ट भी जुड़े हुए हैं, विनोद शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। विनय जी आप अपनी बात को पूरा करिए और मुझे इतना बता दीजिए कि देव स्थानम पर जो महापंचायत चल रही है, जिस तरीके से तीर्थ पुरोहित नाराज हैं, क्या इसका समाधान कब निकलेगा? एक सीधा सा सवाल, कब समाधान? बिल्कुल सीधा सवाल जैसा आपने किया उसका बिल्कुल सीधा जवाब दिया कि हमारी सरकार ने हाई पावर कमेटी बना दी है, उसके ऊपर सभी स्टेक होल्डर से बात की जाएगी, सबकी बात सुनकर और प्रदेश के व्यापक हित में, तीर्थ यात्रियों के व्यापक हित में, पंडा पुरोहितों हक हकूकदारियों के व्यापक हित में बिल्कुल निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का स्वार्थ इसमें है कि ये आग भड़के और वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो स्वतंत्र हैं क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका में, उनका काम यही है, कोई भी विषय हो उसमें उन्हें केवल आग में घी डालना है उनको। तो मुझे लगता है कि वो अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व को निभाने के लिए सभी हकदारियों से बात करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से सभी से बात होगी, सभी स्टेक होल्डर से बात करके उचित निर्णय लिया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बिल्कुल प्रबल मंशा है, उन्होंने इसको जाहिर भी किया है और अनेक अवसरों पर जाहिर किया है और उसके लिए बातचीत की व्यवस्था बनाई जा रही है, हाई पावर कमेटी बना दी गई है। लेकिन ये कहना कि कब होगी, कैसे होगी, अभी कर दो, तो ये देखिए एकदम संभव नहीं होता। उसके लिए बिल्कुल तैयारी पूरी है, जब सूचना जाएगी तो आपको पता चलेगा। जी विनय जी, ऐसा आप कह रहे हैं। अब इसके लिए भी हम कृष्णकांत जी से पूछ लेते हैं। कृष्णकांत जी, ये जो हाई पावर कमेटी बनाई जा रही है, इस पर कितना भरोसा है आपको? क्या लगता है समाधान निकल पाएगा कृष्णकांत जी? क्योंकि आपके हित के लिए बनाई जा रही है, ऐसा विनय जी बता रहे हैं। कान आदि हो गए हैं विनय जी के जैसे बातें सुनने के लिए, हमारे कान आदि हो गए हैं, क्योंकि हम लोग इसी पृष्ठभूमिका से आए हैं। और विनय जी को शायद मालूम नहीं कि कृष्णकांत कोटियाल जी टेरी जिले में 2 बार 2 टर्म मैं जिला उपाध्यक्ष रहा हूं, 2 टर्म जिला मंत्री रहा हूं, मैं प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर रहा हूं आपके उत्तराखंड का। ये मैं आपको अपना वर्तमान में 3 बार मैं प्रधान रहा, 2 बार क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत, फिर नगर पालिका अध्यक्ष, फिर नगर पालिका अध्यक्ष। मैं बद्रीनाथ में तीर्थ पुरोहितों का अध्यक्ष रहा, अब मैं चारों धामों का अध्यक्ष। विनय जी, अगर हम लोगों ने सरकार चुनी है, आप लोगों को सिरमौर बनाया है, तो जब मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र रावत जी थे तो उन्होंने कहा ये जो लोग बात कर रहे हैं ये कांग्रेसी हैं, आप सुजाता जी को एक किनारे छोड़ दीजिए, आप मेरे से बात कीजिए। इतने सारे लोग 4 धामों में हैं और हमारा एक कैडर है, हमने हमेशा भाजपा को वोट दिया है और भाजपा के अनुयायी रहे। और आप लोग हमेशा ये कहते हैं, त्रिवेंद्र जी और सतपाल जी 2 लोग ऐसे हैं जो बराबर हम लोगों को कुचलने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आप इतने मतलब रुष्ट क्यों हैं हमसे? आप 1 मिनट बात करने के लिए क्यों नहीं तैयार हुए त्रिवेंद्र जी? और आप सतपाल जी क्यों नहीं मतलब वो बात करने के लिए तैयार हुई? अब ये खाली दिखावा, खाली ढकोसला, तो ये बहुत दिन नहीं चलता है। मतलब ठीक है, आपने 3 साल 4 साल त्रिवेंद्र जी ने राज कर दिया,
तीरथ जी को फिर बुलाया, तीरथ जी को फिर आपने बैकफुट पे भेज दिया, अब आपने धामी जी को बुलाया है, बहुत बढ़िया किया है आपने, फिर अब किसी और को बुला, विनय जी को बुला दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर देवस्थानम के आप सच्चे हितैषी थे तो पूरे उत्तराखंड के सारे मंदिर इसमें आने चाहिए थे। तब आप पौड़ी जिले के मुख्यमंत्री थे तो आपने पौड़ी जिले का एक भी मंदिर नहीं लिया। पौड़ी जिले का एक मतलब विधायक हैं भारत सिंह रावत जी का जो सुपुत्र हैं दलीप रावत जी, उनका सिद्धबली मंदिर है, वो क्यों नहीं लिया गया? आपके नरेंद्र नगर में कुंजापुरी मंदिर है, वो कुंजापुरी मंदिर क्यों नहीं लिया गया? आपका नीलकंठ मंदिर है, वो क्यों नहीं लिया गया? हरिद्वार में इतने सारे मंदिर हैं, वो क्यों नहीं लिए गए? विनय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं और मैं अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं। आप लोगों ने टारगेट करके निशाना साध के वो मंदिर लिए हैं, समझे आप? अब बोलने को आपके पास कुछ नहीं रहेगा जब मैं बोलूंगा। आप ये बताइए कि अगर आप समदृष्टि वाले मुख्यमंत्री थे, आपके जो नुमाइंदे थे वो इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, तो उनको तो समभाव से राजनीति करनी चाहिए थी। क्या पर्टिकुलर एक समुदाय को मार के कुचल के वहां करना? अभी केदारनाथ में आपने जो कुछ किया, अब बद्रीनाथ में आ गए आप। बद्रीनाथ में आप मास्टर प्लान धड़ उखाड़ फेंकने का वो काम कर रहे हैं। आप हम लोगों को बिठा करके क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे मास्टर प्लान लागू करना चाहते हैं बद्रीनाथ में, यहाँ पे इतना एरिया मंदिर का, इतना सराउंडिंग एरिया हम लोग लेंगे, इसको हम डेवलप्ड करेंगे, इसमें आप लोगों की कोई आपत्ति है तो बोलिए। क्यों आप तानाशाह बन रहे हैं? ये डेमोक्रेसी है गोयल जी या वो तानाशाही है? आप लोग तो एक राजशाही जैसा नहीं होते हैं कि राजा ने कह दिया तो बोले मतलब चमड़े का सिक्का चलाना है तो चलाना है। ऐसा नहीं चलने वाला बहुत दिनों तक गोयल जी। हम लोग भी मतलब इस माटी के बने हुए हैं और इस माटी में पले पोसे हैं। जिस तरह से आप लोगों ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया है, ये प्रदेश के हित में नहीं है। सारे लोगों को कांग्रेसी कह देना कौन सी मानसिकता है आप लोगों की? क्यों नहीं आप उन लोगों को पार्टी से बाहर करती? हम लोगों का दर्द नहीं क्या मतलब उस पार्टी पे? सिर्फ और सिर्फ आप जो आपने सिंहासन पे बैठा दिया, वो जो कुछ कर रहा है वो बहुत सब कुछ सही है। ये क्या सही है? हम ये कह रहे हैं आप भी हम में से हैं, हम भी आप में से हैं। क्यों नहीं आप हमको बिठा करके वार्ता करते हैं? क्यों आपने 5 साल इस तरह से लुटवा दिए कि हाँ वार्ता होगी, यहाँ वार्ता होगी, यहाँ वार्ता होगी? कब होगी वो वार्ता? हाई पावर कमेटी बनेगी, हाई पावर कमेटी बनेगी। कौन बने हैं उस हाई पावर कमेटी में? कौन लोग हैं, क्या लोग हैं? कभी तो वो हो रहा है कि कोटियाल जी तुम बन जाओ, कभी तो ये हो रहा है धनेश शास्त्री जी के लड़के हैं वो बन जाएं, कभी मतलब मनोहर कांत ध्यानी जी बन जाएं। कौन बनेगा? कभी तो वो एडवोकेट जनरल उनको बाबुलकर जी को कहा जा रहा है आप बन जाओ। कौन बनेगा उसका हाई पावर कमेटी का अध्यक्ष? विनय जी आप बनेंगे क्या? देखिए कोठियाल जी, आपकी पीड़ा बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही है और जो बातें आपने कही हैं, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड में एक भी निकला हुआ वाक्य कोई व्यर्थ नहीं जाता। जितनी पीड़ा, जितनी बातें आपने कही हैं, उन सब का संज्ञान लिया जा रहा है और सारी बातें निश्चित रूप से हाई पावर कमेटी करेगी। और ये क्योंकि आप भी समझते हैं कि कोई छोटा मुद्दा नहीं है, जितना बड़ा विषय है, जितना संवेदनशील विषय है और जितने लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। एक मिनट रोक रहा हूं आपको, एक मिनट रोक रहा हूं। अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं। जब ये विधानसभा में इधर हमको उन्होंने कहा कि आप हमसे वार्ता कीजिए, हमको एक होटल में मतलब बुला दिया ममगाई जी ने। ममगाई जी इनके वो थे मतलब बॉडीगार्ड समझ लो, राइट हैंड समझ लो, क्या नाम उसके, त्रिवेंद्र जी के। त्रिवेंद्र जी ने इनको कहा ममगाई जी को कि इन लोगों को, तीर्थ पुरोहितों को यहाँ होटल में बुलाओ देहरादून, और वहां हमको बुला दिया। इधर विधानसभा में ये पास कैबिनेट में पास कर दिया। ठीक है, उस समय जब विधानसभा में ये फिर पास हो रहा था तो कांग्रेस के लोगों ने, हमारे केदारनाथ के विधायक हैं मनोज रावत जी में बेल में आकर के मतलब लेट गए थे वो तमाम, मतलब वो सारे लोग बेल में आकर के उन्होंने विरोध किया था
और सबने एक मंशा जाहिर कृष्णकांत की जी, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, आपसे और भी यहाँ पर जानकारी हम लेंगे। विनोद जी, आपसे भी सवाल लूंगी मैं इसके बाद। फिलहाल देवस्थानम बोर्ड की जिस तरीके से उसको भंग करने की मांग लगातार तीर्थ पुरोहितों से करी जा रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, आगे भी चर्चा को बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चलो हाजिर होते हैं। वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्यवासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं देवस्थानम पर महापंचायत की। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर देवस्थानम बोर्ड पर की समस्या का आखिर समाधान कब होगा। विनोद जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, हाई पावर कमेटी की बात लगातार कही जा रही है सरकार द्वारा कि उसको बनाया जा रहा है और उसके बाद इस समस्या का समाधान जल्द होगा। क्या कहना है इस हाई पावर कमेटी को लेकर? मेरा कहना है इसमें जी, कब ये हाई पावर कमेटी बनेगी जी, और कब हम चारों धामों के लोग जो है इसमें बुलाए जाएंगे। और इसमें ये सरकार देखिए बार बार कह रही है कि हाई पावर कमेटी बनेगी, लेकिन आज 20 दिन होने को जा रहे हैं, हाई पावर कमेटी क्यों नहीं बनी और हाई पावर कमेटी में कौन लोग रहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ इसमें कि चारों धामों के लोग भी इसमें रहने चाहिए। अपने आप परीक्षा देंगे और अपने आप इसका फल निकालेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और इस हाई पावर कमेटी में हमारे 4 धाम के जो है हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं और कुछ लोग हमारे इसमें रहने चाहिए, तब जाके जो है इस हाई पावर कमेटी को हम मानेंगे। और आज देखिए 25 दिन होने को जा रहे हैं, कब बनेगी हाई पावर कमेटी? क्या दूसरा मुख्यमंत्री आने वाले हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे जो चारों धामों के जो हक हकूकदारी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने हमने रुद्राभिषेक महारुद्राभिषेक पाठ करना था, आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और पूरे विश्व में जो है ये बात फैल रही है कि वहां के तीर्थ पुरोहित लोगों को अनसुनी कर रही है सरकार। थोड़ा सरकार कान खोल के सुन ले। कुंभकर्ण की जो नींद है ना, ये नींद इनको हटानी पड़ेगी
और कान खोल के सुन ले, तत्काल इनको जो है ये देवस्थानम बोर्ड भंग करना पड़ेगा, अन्यथा 2022 के चुनाव में इनको जो है इसका जो है परिणाम जो है बहुत जल्दी मिलने वाला है। पहले ये हमको कहते हैं आप लोग कांग्रेसी हैं, आप पहले हमको पहचानिए, हम सारे लोग जो है भाजपा के कार्यकर्ता हैं और आज से नहीं, सब हमने जो है तन मन धन से जो है गांव-गांव में जाकर के भाजपा का प्रचार किया है। आज त्रिवेंद्र जी कहते हैं ये कुछ लोग कांग्रेसी हैं, ये हमको कांग्रेसी कैसे बताते हैं? मैं ये चाहता हूं कि एक दिन जो है त्रिवेंद्र जी हमसे तो बैठे, डिबेट में तो बैठे कि ये कहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड बहुत अच्छा है। आप केदारनाथ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए केदारनाथ में देखे कैसे काम हो रहा है। केदारनाथपुरी को इन्होंने जो है खोद के रख दिया है, बिना वास्तु के हिसाब से यहाँ पर कार्य हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि जो है गड्ढे में बन रही है और आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि है वहां पर इन्होंने जो सुरंग बना दी है, तो क्या ये सुरंग यहाँ से चाइना जा रही है? मैं ये सरकार को पूछना चाहता हूँ, यदि धाम में काम करना है तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों को जो विश्वास में लीजिए और कहाँ पर क्या कार्य होना चाहिए आप हमको विश्वास में लीजिए। हम यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को जानते हैं, यहाँ पर उदक कुंड पर है जिसमें कि देवी देवता जो है उसमें स्नान करते थे। उदक कुंड को हटा करके इन्होंने दूसरी जगह उदक कुंड को जो है बिल्कुल विनोद जी, कहीं ना कहीं सरकार को ये बात सुननी भी पड़ेगी कि आखिर देवस्थानम बोर्ड अगर इतना ही अच्छा है तो उसके या तो फिर तीर्थ पुरोहितों को बैठाया जाए और उनसे बातचीत की जाए। फिलहाल वक्त की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल सवाल यही है कि आखिर देवस्थानम पर जो महापंचायत चल रही है, इस समस्या का समाधान कब निकलेगा? तीर्थ पुरोहितों का साफ कहना है कि हम इसका विरोध खुलकर करेंगे और तब तक करेंगे जब तक इस देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर दिया जाता। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाएगा, लेकिन फिलहाल बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। देखना होगा कि देवस्थानम बोर्ड को क्या भंग किया जाता है या फिर तीर्थ पुरोहितों का जो लगातार धरना चल रहा है वो प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का एसिड लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है।